Okay, guys. So in last class, we have covered these topics. जिन्होंने लास्ट क्लास अब ज्वाइन नहीं किया था, तो उनकी रिकॉर्डिंग क्लास जो है मैं अपलोड कर दूंगा। जितना भी रिकॉर्ड हुआ है, एक्चुअली पूरा क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, सो उसको मुझे दोबारा बनाना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। बाकी का जो सेक्शन था उसको मैं अपलोड कर दूंगा, सो उसको आप देख सकते हैं जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं किया था। ओके, सबसे पहली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक बार दोबारा रिवाइज करा देते हैं सभी को। सोशल वर्क के बारे में, सोशल वर्क क्या होता है और इसकी जो कॉमन डेफिनेशन यहाँ पर दी गई थी, ग्लोबल डेफिनेशन IFSW और ISSW के द्वारा, दोनों का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद यहाँ पर जो टर्म थी इंपॉर्टेंट, जो सोशल वर्क प्रमोट करता है, जैसे सोशल कोहेजन, सोशल डेवलपमेंट, ओके, सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव, इंपावरमेंट, लिबरेशन ऑफ पीपल। तो ये जो 5 टर्म थी, इनको आपको याद रखना, एग्जाम में ऑप्शन के रूप में आ जाता है। जैसे एक ऑप्शन दिया रहा होगा सोशल डेवलपमेंट, दूसरा ऑप्शन रहेगा सोशल कोहेजन, सोशल चेंज, इस प्रकार से। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी टर्म जो है इस डेफिनेशन में मेंशन है। ओके, एंड आल्सो ये जो एसोसिएशन है सोशल वर्क स्कूल, IFSW एंड ISSW, इनका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और कब ये डेफिनेशन जो है अप्रूव या एक्सेप्ट की गई इन एसोसिएशन के द्वारा, इन जुलाई 2014। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनको आपको याद रखना है। कितने प्रकार के मेथड थे वी हैव डिस्कस? ये 6 मेथड: केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये प्राइमरी मेथड हैं जिनको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। और ये रिमेनिंग सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क रिसर्च, दीज आर द सेकेंडरी और इनडायरेक्ट मेथड। ओके, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना कि सोशल केस वर्क क्या होता है, जहां पर किसी इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है सोशल वर्कर के द्वारा थ्रू दी काउंसलिंग, एडवाइस एंड हेल्प, उसको केस वर्क बोलते हैं। इसी प्रकार से सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस किए थे। ओके, सबसे पहले सोशल एक्शन जो वर्ड है इसका यूज किया गया था मैरी रिचमंड के द्वारा, उनकी बुक सोशल सोशल एक्शन 1992, और इनके द्वारा डेफिनेशन दी गई थी सोशल एक्शन। इसके बाद सोशल रिसर्च, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल सोशल वर्क, ये जो बेसिक टर्म है, मेथड है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो प्लीज ये सभी के सभी याद कर लेना। ओके, एंड सोशल वर्क प्रोसेस, कि कौन से वो 6 स्टेज है जो कि किसी समस्या को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सोशल वर्कर के द्वारा यूज किए जाते हैं। जो साइंटिफिक, दे आर फॉलोइंग साइंटिफिक स्टेप्स लाइक इनटेक, एंगेजमेंट, असेसमेंट, डायग्नोसिस बोल सकते हैं, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन, एवेल्युएशन एंड टर्मिनेशन। किसी का मैसेज आया हुआ है, 1 सेकंड। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग ज्वाइन कर चुके होंगे क्लास। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601, जिसके बारे में मैंने बताया था कि इससे पहले, 1 सेकंड, जितने भी पुराने लॉ थे इसके पहले, जो तरीका था कि जो गरीब लोग हैं, पुअर हैं, उनको कैसे रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो ये जो कैयोटिक प्रैक्टिस होती है चैरिटी की, कि किसी को मदद कर देना, किसी को हेल्प कर देना जरूरत है, तो उसको हटा करके एक फॉर्मल वे में बोल सकते हैं, लीगल वे में हेल्प करने की कोशिश की गई थी थ्रू दिस एलिजाबेथन पुअर लॉ। इसमें बात की गई थी कि किस प्रकार से टैक्स को जो है रेज किया जाएगा, उस टैक्स के पैसे से जो है मदद की जाएगी गरीबों की। और यहाँ पर गरीबों को, पुअर को, और जो डिसेबल्ड पर्सन है या जो वनरेबल सेक्शन है, उनको कैटेगराइज किया गया। ओके, 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी, या 3 बोल सकते हैं, 3 ग्रुप में। पुअर या डिसेबल्ड या जो वनरेबल सेक्शन बच्चे हैं, उनको 3 हिस्सों में। पहला था इंपॉर्टेंट पुअर, दूसरे एबल्ड बॉडी पुअर, जो काम कर सकते हैं, एंड तीसरे आइडल पुअर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन। ओके, तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं कि जो गरीबों की कैटेगराइज किया गया था 3 टर्म में। फर्स्ट वन, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि जो बीमार है, सिक हैं, ओल्ड हैं या बूढ़े लोग, राइट, किसी प्रकार से मेंटली एबनॉर्मल है, शारीरिक रूप से चैलेंज, फिजिकली चैलेंज पर्सन है, तो उनको रखा गया इंपॉर्टेंट पुअर में, कि जो काम नहीं कर सकते, राइट, बूढ़े हैं या बीमार किसी प्रकार से, या बहुत ज्यादा यंग है, राइट, तो उनको इस कैटेगरी में रखा गया था। एंड दे वर प्लेस इन द आर्म हाउस वेयर दे वर टू हेल्प विद इन द लिमिट्स, जितना वो कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। जैसे कि जो बूढ़े लोग हैं थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, या जो ब्लाइंड है या डेफ है,
तो वो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, तो अपनी कैपेसिटी में जितना काम कर सकते हैं उसको करेंगे। और उनके लिए अगर जैसे किसी का घर है, किसी का होम है, तो वो घर पर रहना चाहते हैं तो घर पर रह सकते हैं, उनको आउटडोर रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे फूड है, क्लोथ है, जिनके पास शेल्टर नहीं है तो उनको इस प्रकार से मदद दी जाएगी। या फिर उनको आर्म हाउस में रखा गया जहाँ पर उनकी मदद की जाएगी, हेल्प की जाएगी, रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। पहली कैटेगरी है इंपॉर्टेंट पुअर की, इंपॉर्टेंट, ओके, जो काम नहीं कर सकते। दूसरे हैं एबल्ड बॉडी पुअर। एबल्ड बॉडी का मतलब होता है जो लोग शरीर से ठीक होते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भीख मांगते हैं या काम नहीं करते हैं, कामचोर बोल सकते हैं इनको, हम बोलते हैं स्टडी बेगर्स, या बोल सकते हैं कामचोर लोग। जो लोग काम कर सकते हैं, फिजिकली ठीक रहते हैं, फिर भी काम नहीं करते, ओके। तो उनको फोर्स किया गया एबल्ड बॉडी पुअर को कि वो लोग जो है वर्क हाउस में काम करेंगे। अगर वो किसी प्रकार से रिफ्यूज करते हैं, काम करने को मना करते हैं, देन दे पुट इन दी जेल, ओके। ये सेकंड कैटेगरी थी एबल्ड बॉडी पुअर, कि जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम करना चाहिए, उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा, वर्क दिया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं काम, दे देन दे विल बी पुट इन दी जेल, उनको जेल में रखा जाएगा। तीसरी कैटेगरी है आइडल पुअर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ओके। जैसे कि ऑर्फन, ऐसे बच्चे जो कि किसी प्रकार से घर से भाग चुके हैं या उनके पेरेंट्स नहीं है, सपोर्ट करने के लिए उनका कोई नहीं है, ओके, एंड दे कुड नॉट सपोर्ट, देन चिल्ड्रन ऑफ 8 years एंड एल्डर एबल टू डू सम वर्क, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, डोमेस्टिक वर्क है, थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, उनको इस कैटेगरी में डाला गया था, आइडल पुअर और या डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो ये तीन कैटेगरी में पुअर्स को डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया, और जो भी टैक्सेस के माध्यम से जो पैसा आता था उसके माध्यम से लोगों की सर्विसेज दी गई इस लॉ के अनुसार, एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601, ओके। इसके पहले भी बहुत सारे कानून थे बट वो एक फॉर्मलाइज रूप में नहीं थे, ओके। सो इन सभी को मिलाकर के फिर इस कानून को लाया गया था, एलिजाबेथन पुअर लॉ 1601। ये 43rd एलिजाबेथ थी, उनके नाम पे इसको रखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है बेवरेज रिपोर्ट 1942। ये जो रिपोर्ट है विलियम बेवरेज के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी ऑन दी सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज। इनके द्वारा इस बिल को जो है, रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और इन्होंने प्रपोज किया कि किस प्रकार से हम जो है, जो सोशल प्रॉब्लम है, समाज की जो समाज में बुराइयां हैं या किसी प्रकार की समस्या है, प्रॉब्लम है, जैसे बेरोजगारी है, सिकनेस है, ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो उन्होंने एक 5 जेंट की बात की। 5 जेंट का मतलब बोल सकते हैं कि 5 बुराइयां जिनको इन्होंने खत्म करने की बात की, ओके, थ्रू दी सोशल वेलफेयर। और उसको इन्होंने प्रेजेंट किया इस रिपोर्ट के माध्यम से 1942, ओके। इनके जो 4 मेजर प्रिंसिपल थे जिस पर ये रिपोर्ट आधारित थी, जिनमें था, पहला था एवरेज सिटीजन टू बी कवर्ड। हर एक सिटीजन जो है कवर होगा इस, ये जो एक्ट बनाया जा रहा था इस रिपोर्ट के माध्यम से, कि इसमें जितने भी सिटीजन है सब कवर होंगे, मतलब सबको जो है इंश्योरेंस दिया जाएगा। द मेजर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ अर्निंग पावर, जैसे कि जो बीमार हैं, जो लोग पैसा नहीं कमा सकते, या जो बेरोजगार हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया, ओल्ड एज, बूढ़े लोग हैं, विडो हैं, मेटर्निटी राइट, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए इसमें सिंगल इंश्योरेंस देने की बात की गई थी थ्रू दिस बेवरेज रिपोर्ट, ओके। तीसरी यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, दैट इज द फ्लैट रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, रिगार्डलेस ऑफ जो भी कंट्रीब्यूटर की इनकम हो सकती है, वो जो है उसको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना होगा, बोल सकते हैं कि जो टैक्सेस के फॉर्म में बोल सकते हैं, इसमें कंट्रीब्यूट करना है थ्रू दिस इंश्योरेंस, सिंगल इंश्योरेंस स्कीम। एंड अ फेयर रेट ऑफ बेनिफिट टू बी पेड, कि जो भी क्वालिफाई करेगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो इंडिया में राशन कार्ड दिए जाते हैं, राइट, बीपीएल फैमिली को, तो जो भी क्वालिफाइड करता है उस कैटेगरी में, उनको सभी प्रकार की जो फैसिलिटी दी जाती है, जो थ्रू दिस इस रिपोर्ट के माध्यम से दी जा रही थी। मतलब एक सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने की बात की गई थी इस रिपोर्ट के माध्यम से, ओके। अब यहाँ पर इन्होंने बात की 5 जेंट की, तो 5 जेंट को समझ लेते हैं। 5 जेंट क्या है, या 5 बड़ी समस्याएं, ये ओके। यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें किस प्रकार से ये जो 5 जेंट है इनको टैकल करना है। द फर्स्ट वन वांट, इग्नोरेंस, डिजीज, स्क्विरल एंड आइडलनेस, ओके। बेवरेज की जो रिपोर्ट थी, इसके माध्यम से इन्होंने कोशिश की किस प्रकार से समाज के अंदर प्रोग्रेस हो, समाज के अंदर बदलाव हो, और सामाजिक पुनर्निर्माण की बात कर रखी है इन्होंने, ओके। पहला इसमें है वांट, इसको हम जरूरत बोल सकते हैं। इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, थ्रू दी एडुकेट इनकम फॉर ऑल, सभी को एक एडुकेट इनकम मिल जाए, मतलब उनको रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा तो पैसे कमाएंगे, तो उनकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो जाए। तो पहला जॉइंट जो है वांट,
जिसको हम जरूरत बोल सकते हैं। दूसरा डिजीज, बीमारी, बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहते हैं, गरीब स्पेशली लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, नीड फॉर एक्सेस टू हेल्थ केयर। ओके, ये दूसरा जॉइंट है, दूसरी बड़ी समस्या। तीसरी समस्या इसमें है इग्नोरेंस, जिसको हम बोलते हैं अज्ञान। तो इसको कैसे खत्म किया जाएगा? थ्रू दी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली जो पुअर हैं, जो वनरेबल सेक्शन है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा करके, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा करके। ओके, फोर्थ नंबर का यहाँ पर जो जॉइंट है या जो बड़ी समस्या है वो है स्केलर, मतलब डर्ट, या बोल सकते हैं कि जिन लोगों के पास एडुकेट हाउसिंग नहीं है, स्लम्स में रहते हैं। ओके, तो वहाँ पर उनको प्रॉपर एक हाउसिंग प्रोवाइड कराना, ये फोर्थ नंबर का जॉइंट। फिफ्थ नंबर का यहाँ पर जो बड़ी समस्या है वो है आइडलनेस, आलस बोल सकते हैं, कि जो लोग बेरोजगार होंगे, ऑफकोर्स वो क्या काम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। द नीड फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार प्रोवाइड कराना। ये 5 जॉइंट यहाँ पर उन्होंने बेवरेज ने मेंशन किए थे कि अगर इन पे हम काम करते हैं तो समाज के अंदर बदलाव हो सकता है, सोशल प्रोग्रेस हो सकती है, समाज के अंदर एक पुनर्निर्माण हो सकता है समाज का, इन अगर 5 जॉइंट पे हम काम करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। ओके, आई होप अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था बेवरेज रिपोर्ट 1942। अब इसमें एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि बेवरेज रिपोर्ट, 1 सेकंड, बेवरेज रिपोर्ट को कब लाया गया था? 1942 में। ओके, कौन कौन से 4 मेजर प्रिंसिपल हैं, इनको आपको मेंशन कर देना है। ओके, नेक्स्ट इसमें है कौन कौन सी जॉइंट, जिन्होंने 5 जॉइंट की बात की है, 5 बड़ी समस्याएं को लेकर की इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें से 5 जो बड़ी समस्याएं हैं वो है वांट, जिसकी जरूरत बोल सकते हैं, डिजीज, बीमारी, इग्नोरेंस, अज्ञान, डर्ट, एंड आइडलनेस, आलस। इनको खत्म करने के लिए इन्होंने यहाँ पर काइंड ऑफ रिकमेंडेशन है कि इनकम अगर प्रॉपर रहेगी, या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, प्रॉपर हाउसिंग देना, और रोजगार प्रोवाइड कराना। तो इसके माध्यम से हम ये जो बड़ी समस्याएं हैं इनको रिजॉल्व कर सकते हैं और समाज के अंदर एक प्रोग्रेस आ सकती है। ओके, ये आपका हो गया बेवरेज रिपोर्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ सीयूएस मूवमेंट एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। इनकी शुरुआत कहाँ हुई, इसको समझ लेते हैं। शुरुआत में यूके के अंदर जो है सीयूएस मूवमेंट चलाए गए और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। इसके बाद यूएसए के अंदर, क्योंकि यूएसए पर भी यूके का इन्फ्लुएंस रहा है, एंड क्योंकि एक टाइम पर जो है यूएसए भी उसका कॉलोनी था, तो बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी बदलाव हुए हैं, इस प्रकार के मूवमेंट चलाए गए यूके के अंदर, उनका इन्फ्लुएंस इंडिया पर भी रहा है, यूएसए पर भी रहा है। ओके, तो दोनों को एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आते हैं इस प्रकार के, यहाँ से स्पेशली सेटलमेंट हाउस मूवमेंट और सीयूएस मूवमेंट से, एक एक करके समझ लेते हैं। 1869 में सीयूएस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी लंदन में जो है इसको फाउंड किया गया था ऑक्टाविया हिल एंड सैमुअल बर्नेट के द्वारा। ओके, एंड जो फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग ये जो सिस्टम था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था ऑक्टाविया हिल के द्वारा। इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। इनके द्वारा ये जो एक बोल सकते हैं कि इनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे, उनको इन्होंने जो वॉलेंटियर्स बोल सकते हैं। ओके, इन्होंने कहा कि सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन फील्ड, या बोल सकते हैं स्लम एरिया, कि सभी को दे शुड ट्रीट विद रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। जो भी टीनेट्स हैं, जो भी किराएदार हैं, दे हैव टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, देयर इंडिपेंडेंस, एंड सी एडवाइज हर वर्कर, उनके जो वर्कर्स थे उनको एडवाइज किया नॉट टू जज द टीनेट्स बाय देयर पर्सनल स्टैंडर्ड। उनका क्या स्टैंडर्ड है उस पर जज नहीं करना है। ओके, बोल सकते हैं कि जितने भी हम लोग अभी कल लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे प्रिंसिपल, तो फोकस किया कि उन प्रिंसिपल को फॉलो करना है, कि जब भी वो टीनेट से मिले उनसे, या उनसे मिले या उसकी हेल्प करने की कोशिश करें। 1 सेकेंड, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। गुड इवनिंग, प्लीज क्लास टाइम पे ज्वाइन करिए। ओके, सो इनका फोकस था बेसिकली फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग में, कि जो भी इनके वॉलेंटियर्स हैं, वर्कर हैं, वो जब भी टीनेट्स से या जो स्लम्स एरिया में रहते हैं उनसे मिले, तो उनके जो सोशल वर्क के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको फॉलो करना है। जैसे राइट टू प्राइवेसी, वी हैव टू रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, वी हैव टू रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस। ओके, एंड वी शुड नॉट जज एनी टीनेट्स, एनी पर्सन बाय देयर पर्सनल स्टैंडर्ड। सो दीज आर द काइंड ऑफ प्रिंसिपल दे हैव टू फॉलो। नेक्स्ट, सैमुअल अगस्टस बर्नेट के द्वारा टोनी व्यू हॉल की स्थापना की गई, द फाउंडर ऑफ टोनी व्यू हॉल एंड फर्स्ट सेटलमेंट हाउस। इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इसको समझ लेते हैं। इनके द्वारा बोला गया कि इनके जो स्टूडेंट थे ऑक्सफोर्ड
वेल्दी ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, या बोल सकते हैं मिडिल क्लास रिच पर्सन, इनके जो स्टूडेंट थे उनको भेजा गया स्लम्स एरिया में, स्लम्स ऑफ वाइट चैपल, वहाँ पर भेजा गया और बोला गया कि आप वहाँ पर जाकर रहिए और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, गरीब लोगों की समस्याएं हैं, उनको समझना है, उसमें रहना है आपको। जब हम वहाँ पर रहेंगे, साथ में उनके साथ रहेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल को देखेंगे, समझेंगे, तभी उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। तो इसमें दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। म्यूचुअल किसका? एक तो जो वो स्टूडेंट है वो जाके वहाँ पर रहेंगे, वो पढ़ेंगे, समझेंगे, और दूसरा जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, ओके, उनका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि डायरेक्टली जो है बच्चे जो स्टूडेंट है वहाँ पर समझेंगे, समस्याओं को, प्रॉब्लम को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, फिर जो है बेसिक उनके एक आइडिया डेवलप होगा कि कैसे हम स्लम्स एरिया में समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है सैमुअल अगस्टस बर्नर्ड का कंसेप्ट था। टोनी हॉल के माध्यम से इन्होंने स्टूडेंट को भेजा स्लम्स एरिया में और रहने के लिए, वहाँ की लिविंग कंडीशन को समझने के लिए, तभी तभी वहाँ की जो लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, स्पेशली इन दिस स्लम एरिया। ओके, तो ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, टोनी हॉल और फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड से मार्क कर दिया है, तो आपको भूलना नहीं है। ये जो दिया गया था सिस्टम ऑक्टाविया हिल के द्वारा और टोनी हॉल अगस्टस बर्नेट के द्वारा। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क। देखिए इसमें और भी कुछ था जो कि लास्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस किए थे प्रॉपर फुल, तो आपको वहां से पढ़ लेना है। जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। ओके, ये जो स्लाइड अभी हम जिसमें डिस्कस कर रहे हैं इसमें सब कुछ पूरा कंटेंट नहीं है। ओके, क्योंकि हम लोग वही टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। ओके ओके, अगर आपको दोबारा पूरा पढ़ना है तो इसकी जो पीडीएफ है उसको आप प्रिंट आउट करा के अच्छे से पढ़ लेना, जो ऑलरेडी अपलोड है यूनिट वाइज। ओके, 1 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूएसए के अंदर किस प्रकार से सोशल वर्क जो है डेवलप हुआ। हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पर स्पेशली 3 स्पेशल मूवमेंट चलाए गए, सोशल मूवमेंट, वो भी इन्फ्लुएंस थे कहीं ना कहीं यूके से ही। ओके, सो इन ड्यूरिंग द हाफ लास्ट हाफ 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी के आसपास, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, जिससे लोग माइग्रेंट किए एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, तो उससे समाज के अंदर बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हुई। ओके, तो उन सोशल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ 3 स्पेशल सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुए, और जिसमें से पहला था चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, सीएस मूवमेंट, जो कि इंस्पायर फ्रॉम द यूके एंड विच इज बिगन इन 1877 इन फेलो न्यूयॉर्क। ये भी एग्जाम में आता है, तो याद रखना यूके और यूएसए में कब कब स्टार्ट हुआ और किस किस सिटी में स्टार्ट हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट विच इज बिगन इन 1886 इन न्यूयॉर्क सिटी। और तीसरा था चाइल्ड वेलफेयर मूवमेंट। इसके पहले जो सोसाइटी थी, जैसे कि चिल्ड्रन एड सोसाइटी एंड द सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन, इसको बनाया गया था 1853 में, और इसको 1875 में। ईयर याद कर लेना, इसको डिटेल में लिखा हुआ है पहली वाली पीपीटी में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो इन्हीं के आने के बाद धीरे धीरे इनके बाद ये मूवमेंट चलाया गया, स्पेशली बच्चों के लिए, कि बच्चों का कैसे वेलफेयर होगा, उनके भले के लिए। ओके, बच्चों के अगेंस्ट में किसी प्रकार की क्रुएल्टी होती है तो उसको रोकने के लिए, या बच्चों के अधिकारों की बात की गई थ्रू दिस मूवमेंट। दिस इज स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन। ओके, और ये 2 मूवमेंट थे, ये तो इंस्पायर थे फ्रॉम यूके, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एंड सेटलमेंट हाउस मूवमेंट। ओके, यहाँ पर जो ईयर लिखी है एग्जाम में, ईयर बहुत पूछी जाती है। 1 सेकेंड, कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, 1886 एंड 1877, इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की, दोनों को समझ लेते हैं एक करके। इसको 1877 में बफेलो में इसका स्टार्ट किया गया। ओके, गुरनीत के द्वारा, हेम्फ्रीज गुरनीत एक इंग्लिश क्लरिक थे, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इन्होंने एक साइंटिफिक चैरिटी को अपनाया, बोल सकते हैं कि इसके पहले जो एक तरीका था चैरिटी करने का, खैयोटिक चैरिटी, कि जिसको जो जरूरत है उसको वो दे देना, राइट। तो इन्होंने एक साइंटिफिक चैरिटी को अपनाया, उस एटीट्यूड को अपनाया, और पॉवर्टी को उसको समझा उन्होंने, कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, फैमिली के अंदर किसी प्रकार की डिसऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे काउंसलिंग दे सकते हैं, कैसे असिस्ट कर सकते हैं गरीब लोगों को। तो इस साइंटिफिक तरीके से एक रैशनल सिस्टम को इन्होंने फॉलो किया, कि हम उसको पहले इस प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उनके जो वॉलंटियर्स होंगे उनके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से उनको पर्सनल एडवाइस देंगे, प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दी फ्रेंडली विजिटर। ओके, फ्रेंडली विजिटर का मतलब है कि इसके माध्यम से, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के माध्यम से, जो भी इसमें स्पेशली जो फ्रेंडली विजिटर में महिलाएं थी, जो कि सपोर्ट हेल्प करती थी लोगों की,
किसी को किसी प्रकार की काउंसलिंग चाहिए, तो 1-to-1 इंस्ट्रक्शन के माध्यम से उनके केस को इन्वेस्टिगेट करना। देखिए अभी हम लोगों को शायद नॉर्मल लग रहा होगा कि ये तो काउंसलिंग देना इट इज़ वेरी इजी, राइट। बट उस टाइम पे जो है 1877 के आसपास, उस समय चैरिटी ऐसे नहीं हुआ करती थी, या किसी प्रकार की हेल्प देना होता है तो गरीबों को डायरेक्ट पैसे के रूप में या किसी प्रकार से जो भी उनकी जरूरत है उसको दे करके बात खत्म होती थी। लेकिन इन्होंने जो है साइंटिफिक तरीकों को अपनाया, एक रैशनल सिस्टम को अपनाया कि प्रॉब्लम को समझेंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ओके, थ्रू दी फ्रेंडली विजिटर उसको कोऑर्डिनेट करेंगे प्रॉपर, फिर उसको पर्सनल एडवाइस दी जाएगी, काउंसलिंग दी जाएगी। तो ये साइंटिफिक जो तरीका था, रैशनल सिस्टम का जो तरीका था, इन्होंने इसको इसमें चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में अपनाया गया। तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो आपको बता देना है कि यूएसए के अंदर जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी, उसमें इनके द्वारा, गणित के द्वारा एक रैशनल सिस्टम को अपनाया गया, जिसमें प्रॉब्लम को समझना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, अंडरस्टैंड करना, कोऑर्डिनेट करना फ्रेंडली विजिटर्स के साथ, और फिर उसको एक पर्सनल एडवाइस दे करके प्रॉब्लम को क्योर करने की कोशिश करना। किसी प्रकार की नीड है या किसी प्रकार का चैलेंज कोई फेस कर रहा है, जो भी समस्या है उसको समझने की कोशिश की गई। ओके, तो आपको याद कर लेना है। स्पेशली ये जो फ्रेंडली विजिटर्स थे, ये सभी के सभी महिलाएं थी, और प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं सोशल वर्क में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान है स्पेशली। ओके, तो ये आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो यूएसए के अंदर स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है सेटलमेंट हाउस में, 1800 के आसपास यहाँ पर स्टार्ट हुआ, पर मॉडल जो टनी, 1 सेकेंड, टोनी बी हॉल का जो कंसेप्ट था इंग्लैंड के अंदर 1884 में जो सैमुअल बर्नेट के द्वारा दिया गया था, उसी पे ये आधारित था, और बोल सकते हैं उससे इंस्पायर था। इसके माध्यम से यूएसए के अंदर बहुत सारी सिटी में इस प्रकार के सेटलमेंट हाउस मूवमेंट जो है स्टार्ट किए गए, इस इंक्लूडिंग शिकागो हल हाउस, जो कि जेम्स एडम और एलन गेट्स एस्टर के द्वारा, एलन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था 1889 में। ओके, 1 सेकेंड गाइस। ओके, जितने भी यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है और जिनके नाम लिखे हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है, रट लेना है चाहे याद ना हो तो। ओके, शिकागो हल हाउस ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, यूएसए के अंदर। ओके, इसका कारण यही था कि यानी जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही कि 19 या बोल सकते हैं 1800 के आसपास जो है 15 के, वहाँ पर अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, शुरुआत हो गई थी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था, तो इसकी वजह से समाज के अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन और सोशल प्रॉब्लम्स अराइज हुई। तो उनको सॉल्व करने के लिए इस प्रकार के सेटलमेंट हाउस मूवमेंट स्टार्ट किए गए। ओके, और इनके जो लीडर थे, इनका ऐसा मानना था कि अगर हमको नेबरहुड में हम अगर बदलाव करते हैं, बाई चेंजिंग नेबरहुड वी कैन इम्प्रूव द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर अगर हम नेबरहुड में, नेबरहुड का मतलब होता है सराउंडिंग, जैसे अगर एक ग्रुप है उसको किसी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम है, तो उसके सराउंडिंग्स को हम बेहतर कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरी की पूरी कम्युनिटी में हम बेहतरी ला सकते हैं। और अगर हम पूरी कम्युनिटी में बेहतरी लाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सोसाइटी बेटर होगी, सोसाइटी बेहतर बनेगी, सोशल प्रोग्रेस होगा। ये जो कंसेप्ट था, ये प्रिंसिपल था, इसको ऐसा मानना था। इनके जो लीडर थे सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के, जहाँ जहाँ भी स्टार्ट किए गए यूएसए के अंदर। ओके, तो ये बेसिक आइडिया आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी और सेटलमेंट हाउस मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी लिखी हुई, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना, मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी पीडीएफ में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, पोर लॉ एलिजाबेथन 43 इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया 1601 में। इसी प्रकार से ये सब आपको याद करना है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं ऐसा, ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूके के अंदर, यूएसए के अंदर। इनको आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना है, इनका स्पेशली आप प्रिंट आउट कर लेना, ताकि आप कभी कभार 2 दिन में या 3 दिन में देख लें एक बार, तो आपको याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ओके, इसी वजह से मैंने इसको प्रॉपर एक ऑर्डर में लगा कर दे दिया है ताकि आपको याद रहे। ओके, 2000 तक है। यहाँ पर कुछ जनरल हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, जैसे कि नेशनल जर्नल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, ओके, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क के स्टार्ट किया गया। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यहाँ इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क टीएसएस के द्वारा, और एक और है यहाँ पर कोई, ठीक है, सोशल वर्क फ्रॉम, हाँ, पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन के द्वारा। तो ये भी आपको याद कर लेना है अच्छे से। ओके, अभी हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं।
गाइज अभी मैंने एक स्लाइड शेयर किया हुआ है, थ्योरी यूज इन सोशल वर्क प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मॉडल। ये अभी विजिबल है आपको? प्लीज कंफर्म, देन वी विल स्टार्ट। प्लीज कोई कंफर्म करे कि ये जो अभी मैंने स्लाइड शेयर किया है थ्योरी का। Yes, sir, it's visible. ओके ओके, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो इस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी। ओके, जो ऑलरेडी चैप्टर 5 में मेंशन थी, मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, उसको पढ़ लेना। अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इन सब के बारे में। एग्जाम में बहुत सारे आते हैं थ्योरी। जैसे मैंने बताया था कि आपको थ्योरी और मॉडल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है, जनरली डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता अगर हम बात करें ऐसे जन कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन हम जब डिटेल में पढ़ते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि थ्योरी क्या है और मॉडल क्या है। ओके, थ्योरी का हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि चीज़ों को समझ पाए। कोई फिनोमेना है, इफ समथिंग हैपनिंग, वो क्यों कोई घटना घट रही है, तो हम थ्योरी के माध्यम से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, जैसे किसी के बिहेवियर को समझना है, कोई डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, कोई पर्सन मेंटली अबनॉर्मल पर्सन है, या किसी को एंजाइटी डिप्रेशन है, किसी प्रकार की समस्या है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, कोई घटना ऐसे क्यों घट रही है, कोई फिनोमेना क्यों, 1 सेकेंड, ऐसा क्यों हो रहा है, देन वी यूज थ्योरी। थ्योरी के माध्यम से हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, और जो मॉडल होता है, मॉडल हमको ये बताता है कि हम कोई थ्योरी क्यों यूज करें, क्योंकि थ्योरी बहुत सारी होती है। वी हैव टू फॉलो वन पर्टिकुलर मॉडल। ओके, वो मॉडल हमको ये बताता है कि इस थ्योरी को हमको क्यों यूज करना है, इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, ओके, एंजाइटी या डिप्रेशन। ओके, तो हम एक पर्टिकुलर मॉडल को फॉलो करेंगे, सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो करेंगे इसको ठीक करने के लिए। ओके, और इसके माध्यम से मान लीजिए कि उसकी जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, वो उसी प्रकार की उसको एंजाइटी नहीं रहती है, डिप्रेशन नहीं रहता है, देन वी फॉलो सेम मॉडल अगेन विद द सेम प्रॉब्लम। तो अगर सेम मॉडल फॉलो करने से अगर दोबारा से वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो हमारे लिए जो सेट ऑफ जो स्टेप्स थे उनको जिनको हमने फॉलो किया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हमारे लिए मॉडल बन जाएंगे। मॉडल का मतलब होता है कि हम उसको बार बार यूज कर सकते हैं एक प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए। ओके, उसको हम मॉडल बोलते हैं। और मॉडल से हमको ये पता चलता है कि हम कौन सी थ्योरी यूज कर सकते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम में, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम कौन सा थ्योरी यूज करेंगे तो बेहतर तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है मॉडल में और थ्योरी में। ओके, ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब एक एक करके सभी की सभी थ्योरी डिस्कस करते हैं। सिस्टम थ्योरी, देखिए सिस्टम थ्योरी कहीं की भी एग्जाम में लिखा होता है पेपर में सिस्टम थ्योरी, और कहीं कहीं पे लिखा होता है या इन्वायरमेंट, सिस्टम इन्वायरमेंट, या इसको इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। ओके, नेबरहुड बोल सकते हैं। तो इसका मतलब एक ही होता है, लेकिन जनरली एग्जाम में अगर आएगा तो सिस्टम थ्योरी लिखा होगा, और अगर आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब एक ही होता है। सिस्टम थ्योरी बोलती है कि जो है पीपल आर द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी इंसान जो है अकेले नहीं रहता है, कोई भी आइसोलेशन नहीं रहता है। वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। ओके, और सोसाइटी का एक इन्फ्लुएंस होता है हर एक पर्सन की पर्सनालिटी पर। ओके, तो किसी पर्सन की पर्सनालिटी, उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर जो है उसको हमको समझना है, तो हम कहीं ना कहीं अगर हम उसके आसपास के सराउंडिंग्स को, उसके सिस्टम को, सिस्टम का मतलब होता है उसके आसपास का सराउंडिंग्स जो होता है, जैसे फैमिली है, फ्रेंड है, अगर वो स्कूल जाता है तो टीचर, उसके फ्रेंड सर्किल है, ओके, उसके रिलेटिव्स हैं, वो सभी के सभी एज ए सिस्टम, एज ए इन्वायरमेंट की तरह काम करते हैं, और उसका इन्फ्लुएंस होता है उनकी। 1 सेकेंड, अब कोई स्टूडेंट कॉल कर रहा है इस टाइम पे। ओके, सो ये जो थ्योरी है इसमें हम देखेंगे किसी पर्सन की जो पर्सनालिटी है, अगर वो अलग तरीके का पर्सनालिटी है, उसका जो इमोशंस है, उसका जो बिहेवियर है, दैट कुड बी ट्रेस बैक टू देयर फैमिली इंटरेक्शन। किस प्रकार से फैमिली इंटरेक्शन है, तो बोल सकते हैं जैसे फैमिली है, फ्रेंड है, सोशल सेटिंग है, रिलीजियस सेटिंग है, वो किस रिलीजन से आता है, क्या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है, गरीब है, रिच है, ओके, कैसा स्ट्रक्चर है वहाँ का,
होम इन्वायरमेंट, ये सभी के सभी फैक्टर्स होते हैं। और ये सभी के सभी फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। वो कैसे एक्ट करता है, वो कैसे बिहेव करता है, ओके, कैसे वो सोचता है। तो ये सभी के सभी फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सन की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। जैसे कोई पर्सन अगर डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा है, ओके, तो कहीं ना कहीं और भी रीजन हो सकते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। वो सभी फैक्टर्स कहलाते हैं सिस्टम, या उसको बोल सकते हैं एनवायरमेंट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फैमिली, फ्रेंड, सेटिंग्स, सोशल सेटिंग, कैसा उसके आसपास का माहौल है, सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, रिलीजियस स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, इकोनॉमिक क्लास कैसी है उसकी, ओके, होम एनवायरनमेंट उसके आसपास कैसा है। वो सभी के सभी फैक्टर्स किसी पर्सन के एक्शन के, उसके कंडक्ट को, उसके बिहेवियर को, उसकी थिंकिंग को शो करते हैं। तो हम सिस्टम थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो हमको समझ में आ गया कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, सिस्टम का मतलब क्या है और क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस करती है पर्सन के, उसकी पर्सनालिटी। सोशल वर्क में हम लोग इस थ्योरी को इसलिए पढ़ते हैं ताकि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे इशू होते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ओके, स्कूल ट्रॉमा होता है, बच्चों में होता है स्कूल ट्रॉमा, बच्चे स्कूल नहीं जाते, ओके। तो इन सभी को हमको समझने के लिए अगर हम सभी के सभी फैक्टर्स को चेक करेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे। जैसे कोई पर्सन को अगर मान लीजिए डिप्रेशन है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसका बिहेवियर अलग टाइप का हो। अब उसका बिहेवियर अलग डिफरेंट है, तो हम समझ सकते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। वो सभी के सभी फैक्टर्स पे हम फोकस करेंगे, एक एक करके समझेंगे, एक एक फैक्टर को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्कूल ट्रॉमा, ये जनरली बच्चों में होता है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो क्या रीजन हो सकता है अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है? क्या या तो उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, या फिर पेरेंट्स उसको जबरदस्ती भेज रहे हैं, या जो टीचर है उसको पढ़ाता नहीं है, या टीचर जो है उसको मारता पीटता है। तो बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो जैसे स्कूल ट्रॉमा एक इशू हो गया, ओके। और बहुत सारे फैक्टर जो मैंने भी डिस्कस किए, ये सभी के सभी एक एज ए सिस्टम काम करेंगे, ओके। तो अगर हम इनमें बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि टीचर को बता करके या पेरेंट्स को समझा करके। आपने मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, उसमें जो बच्चा था, उसके स्पेशली उसका जो फादर था बहुत ज्यादा उसको डांटता फटकारता था, राइट। बट उसके बाद जब उसने स्कूल ज्वाइन किया, राइट, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे वहां पर जो है आमिर खान आते हैं, उन्होंने उसको समझा, बच्चे को जो टैलेंट को समझा, ओके। तो बोल सकते हैं कि अगर टीचर और पेरेंट्स ये सभी के सभी फैक्टर की तरह काम करते हैं, ओके। जो स्कूल ट्रॉमा होता है नॉट बिकॉज ऑफ कि बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम, पेरेंट्स या टीचर्स, स्कूल, मल्टीपल फैक्टर कैन बी पॉसिबल। तो उस चीज को समझने के लिए हमको सिस्टम थ्योरी का हम यूज करते हैं, ओके। किसी पर्सन की डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, किसी प्रकार का बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, और कोई भी रिस्की बिहेवियर है, सो वी कैन इजिली फाइंड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स, ओके। तो अब यहाँ पर सोशलिस्ट के द्वारा कुछ मेजर या बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम दिए गए, जैसे कि माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम है, एक्सो सिस्टम है, और मैक्रो सिस्टम। एक एक करके सभी सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन, लिस्ट टू। यहाँ पर लिखा होगा माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। यहाँ पर उसके प्रोविजन लिखा होगा थ्योरी का। तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट एक दो के बारे में, तो इजीली आप आंसर लगा सकते हैं, ओके। इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप किया गया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यूरी ब्रॉनफेन के द्वारा, ओके। इकोलॉजिकल सिस्टम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अगर हम किसी को पर्सन को समझना है, ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्विंग पीपल इन मल्टीपल एनवायरमेंट, और इसको हम सिस्टम बोलते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। उसके हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी पर्सन के बिहेवियर को समझना है तो हम डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं, एक एक करके। पहला है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम मतलब सबसे छोटा, या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो इमीडिएट एनवायरमेंट होता है, या सबसे छोटा एनवायरमेंट, ओके। जैसे कि फैमिली है, ओके। जैसे टीचर है, एक स्टूडेंट है, तो उसके आसपास कौन होगा? पेरेंट्स होंगे, उसके टीचर होंगे, उसके फ्रेंड होंगे, केयर गिवर होंगे। ये सबसे क्लोज ग्रुप जो कहलाता है उसको हम बोलेंगे माइक्रो सिस्टम, या सबसे स्मॉल इमीडिएट एनवायरमेंट जो होता है, ओके। उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है किसी पर्सन की पर्सनालिटी पर, उसके बिहेवियर पर। ये इसको हम बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, ओके। अगर पेरेंट्स सही से बच्चे को जो है प्रॉपर तरीके से कोई ट्रीटमेंट करेंगे, उसके साथ काइंडनेस शो करेंगे, तो बच्चा भी उसी प्रकार का सीखता है, उसी प्रकार का उसका बिहेवियर डेवलप होगा, वो भी रिटर्न में उसी प्रकार से बिहेव करता है। जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी में, कि जो बच्चा जैसे देखता है उसी प्रकार से लर्न करता है, थ्रू दी ऑब्जर्वेशन और थ्रू दी इमिटेशन। वो लर्न कर लेता है उसी प्रकार के बिहेवियर को। अगर अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया जाएगा तो अग्रेसिव चीजों को लर्न करेगा, ओके। ये माइक्रो सिस्टम है जिसमें जो
जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है इसमें मीजो इन्वायरमेंट, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट, पर्सनल माइक्रो सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, एक तो पेरेंट हो गए और एक टीचर हो गए, तो इन दोनों के बीच में, ओके, बिटवीन अ चाइल्ड, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, उसको हम बोलेंगे मीजो सिस्टम। Social worker using this theory in everyday practice might ask themselves, are the different part of my client microsystem working together towards a positive impact? इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगर पेरेंट्स और टीचर जो है अगर मिल करके काम करते हैं, या बोल सकते हैं कि उनका जो है सिंक्रोनाइज है प्रॉपर, टीचर भी उसी तरीके से एक्ट करता है बच्चे के साथ, उसको पढ़ाता है, समझाता है, लिखाता है, जिस प्रकार से टीचर उसको या जो उसके पेरेंट्स है वो उसको इनकरेज कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव बदलाव आएगा बच्चे के अंदर, पॉजिटिव चेंज आएगा। ओके, अगर वो अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो एक नेगेटिव बदलाव आएगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, जिसको हम स्कूल ट्रॉमा बोल सकते हैं, तो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में दो सिस्टम आते हैं, एक तो आपका जो स्टूडेंट है या जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उससे जुड़े हुए, जैसे कि टीचर है या पेरेंट्स। ये हो गया आपका मीजो सिस्टम, जो माइक्रो सिस्टम से थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम इज एन इंडिविजुअल इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, ओके, और उसके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स आर्मी में है, ओके, तो उस बच्चे के ऊपर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस जो है उसके पेरेंट्स का, या बोल सकते हैं उसके फादर अगर आर्मी में है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, उस बच्चे के अंदर जो है एक अलग